हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप राइजिंग। मैं गरिमा सिंह। आज का ये वीडियो CDP 7वां दिन है। 6 वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि बहुत ही बढ़िया क्लास था। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलिए। टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे और उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास मुख्यतः इसके 6 विकास हैं, जिसमें पहला विकास है शारीरिक विकास, दूसरा संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव जिसे कहते हैं, भाषा विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास। तो हमारे कितने प्रकार के विकास हुए? 6 प्रकार के बाल विकास हुए हैं, जिसमें से शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास। इसके आगे है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब कोई चीज़ निरंतर लगातार चलती रहना, वो निरंतरता कहलाती है। तो जैसे जन्म से पूर्व, मतलब जब माँ गर्भ धारण करती है तब से, उसके बाद जन्म से हमारा जीवन काल, उसके बाद मृत्यु, तब तक के जो सिद्धांत हम जो उसके अंतर्गत पढ़ते हैं वो निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं समझने के लिए, उदाहरण के द्वारा मैंने यहाँ पे कोशिश किया समझाने की। क्रमगतता का सिद्धांत। क्रमगतता मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ होना, क्रम वाइज, क्रम के साथ। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है, बैठना सीख, गर्दन को उठाता है, फिर पाँव को उठाता है अपने बैठे बैठे या लेटे हुए, रेंगता है, खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो ये सब एक प्रोसेस है, क्रम के साथ होता रहता है। क्रमगतता का सिद्धांत कहलाता है ये, जो कि क्रम से हो। आपको जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगी फिर अगले वीडियो में उसको ऐड कर लूँगी। 3 महीने का बच्चा रेंगता है, 6 महीने का बच्चा बैठता है, ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहा गया। और जो बालकों को हम लोग छोटे बच्चों को देखते हैं, और मैक्सिमम तो ऐसे होता है, 3 महीने का बच्चा जो होता है वो रेंगता है, जैसे उठ नहीं पाता है लेकिन वो पेट के बल खींचता हुआ आगे बढ़ता है और उसे रेंगना कहते हैं। 6 महीने का बच्चा बैठता है। 9 से 11 महीने का जब बच्चा होता है तो वो खड़ा होता है। 12 महीने का बच्चा स्वतंत्रता से चलता है, बिना किसी अलम लगाए, जैसे कि किसी चीज़ को बिना पकड़े। 18 महीने का बच्चा जो होता है दौड़ने की चाह उत्पन्न करता है, वो दौड़ने की कोशिश करता है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है, ये हमेशा याद रखेंगे, आगे भी ये आएगा। सरलता से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है शीर्षाभिमुख विकास। शीर्षाभिमुख मतलब सर की ओर से विकास होना। सबसे पहले देखिए, शीर्षाभिमुख विकास में सबसे पहले बॉडी का हेड का निर्माण तथा बालक की उंगलियों का निर्माण सबसे अंत में होता है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसके हेड का निर्माण होता है, फिर लास्ट में उसकी उंगलियों का निर्माण होता है। केंद्र से बाहर की तरफ विकास, इसमें बालक का विकास बॉडी के सेंटर से होता है। जैसे कि पेट के बल से बालक लेटा हुआ होता है, ये मान लीजिए बालक है, ये उसका हेड है, ये उसका पेट वाला हिस्सा है, ये उसके हाथ हैं, ये उसके पैर हैं। तो सबसे पहले ये अपना बॉडी का अगला हिस्सा, सेंटर मीन्स यहाँ से, इस जगह से ये अपने आगे का हिस्सा उठाने की कोशिश करता है और फिर पीछे के हिस्से को। बहुत विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। यस, विकास देख के हम बता सकते हैं कि वो विकास करेगा कि नहीं करेगा, कितना करेगा। तो ये इसका अनुमान
लगाया जा सकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? इसका अर्थ, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरों से सीखता है। समाजीकरण मीन्स समाज में लोगों द्वारा हम कुछ सीखें, वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है, वो समाजीकरण प्रक्रिया कहलाता है। यह जीवन भर जारी रहता है। हम जीवन भर समाज में रहते हैं, अपना जब तक जीवन काल चलता है समाज में हम जीवन व्यतीत करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। जब तक लोग सामाजिक अनुभवों से सीखते रहते हैं, यह संस्कृति ही है जो मनुष्य को व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करती है। समाज अपने सदस्यों को सामाजिक परीक्षण देने के अपने तरीके और साधन निर्धारित करता है और इस प्रशिक्षण को सामाजिककरण के रूप में जाना जाता है। आदमी एक दूसरे से सीखता है और सीखने का इस विकास को, ये सीखने का विकास का अवसर प्रदान करता है। नई नई चीज़ों को सीखना और समाज में सदस्य को एक दूसरे को समझना, मदद करना और नई नई चीज़ों का निर्माण करना, प्रशिक्षण करना समाजीकरण के रूप में आता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है, यह समूह के मानदंडों, आदर्शों, आदतों, व्यवहारों और रिवाजों को सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण समूह में, समूह के मानदंड, समूह में ये होता है, समूह जहाँ रहेगा वहीं पे समाजीकरण का बात आएगा। आदर्श, आदत, व्यवहार, रिवाज, संस्कृति जहाँ भी आए वो समाजीकरण के अंतर्गत आता है। को सीखने की, ये सब सीखने की एक प्रक्रिया समाजीकरण के अंतर्गत आती है। समाजीकरण एक व्यक्ति को बदलते परिवेश के अनुकूल बनाने में मदद करता है। समाजीकरण एक व्यक्ति को, एक कोई व्यक्ति है उसको बदलते परिवेश में अनुकूल बनाए, उस परिवेश के अनुकूल बनाने के लिए व्यक्ति को ये मदद करता है। यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म से बहुत पहले शुरू हो जाती है। यह मनुष्य जैविक प्राणी को मनुष्य सामाजिक प्राणी में परिवर्तित करता है। जैविक प्राणी को मनुष्य सामाजिक प्राणी में परिवर्तित करता है। किसके अंतर्गत आता है? समाजीकरण के अंतर्गत आता है। समाजीकरण व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है। व्यक्तित्व के विकास, हमारा व्यक्तित्व का विकास कहाँ होता है? समाज में। समाज में हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। समाजीकरण के एजेंट। प्राथमिक एजेंट कौन है? प्राथमिक मतलब सबसे पहला है, समाजीकरण के सबसे पहला एजेंट प्राथमिक एजेंट हमारा परिवार है, सहकर्मी, समूह और पड़ोस, आस पड़ोस, हमारे घर परिवार, रिश्तेदार, ये लोग आते हैं। फैमिली में बच्चा होता है, उसके बाद वो घर पे, अपने घर पे सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है, रिश्तेदार से सीखता है। फिर सेकंड प्रोसेस में, सेकंड स्टेप क्या है उसका? स्कूल में वो सीखता है। और उसके बाद जब स्कूल में अपने टीचर्स, अपने सहपाठियों से सीखता है। और फिर थर्ड एजेंट जो है, तृतीय एजेंट जो है, वो इंटरनेट की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सोशल नेटवर्किंग की सहायता से। तो प्राथमिक एजेंट क्या है? पड़ोस, सहकर्मी, समूह और आस पड़ोस, रिश्तेदार आदि। माध्यमिक एजेंट, माध्यमिक जो बीच वाले हैं, वो स्कूल, धर्म, सामाजिक वर्ग। तृतीय एजेंट जो है वैश्विक समुदाय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल नेटवर्किंग। यहाँ तक क्लियर है सबको? समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण के कितने प्रकार हैं? तो प्राथमिक समाजीकरण, इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे क्या क्या आता है। यह समाजीकरण का सबसे आवश्यक बुनियादी प्रकार है। यह नवजात व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में होता है। नवजात व्यक्ति है, जन्म लिया हुआ कोई बालक है, उसके जीवन में प्रारंभिक वर्षों में होता है, शुरुआती वर्षों में होता है। यह भाषा और संज्ञानात्मक कौशल के शिक्षण पर केंद्रित है। भाषा और संज्ञानात्मक कौशल के शिक्षण पर केंद्रित है। यह सांस्कृतिक मानदंडों और आंतरिक
सांस्कृतिक मानदंड और आंतरिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिकरण, प्राथमिक सामाजिकरण क्या करता है? सांस्कृतिक मानदंड और आंतरिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसके बाद है फैमिली मीन्स परिवार। परिवार सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक एजेंट है। औपचारिक स्कूली शिक्षा से पहले युवाओं तक इसकी पहली पहुंच है, इसलिए उनका मानदंडों, नैतिकता और भूमिकाओं पर एक मजबूत प्रारंभिक प्रभाव है। फैमिली में क्या चल रहा है, कैसे लोग व्यवहार कर रहे हैं, उसका बालक पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला सीखने का कोई संस्था या फिर कोई भी एजेंट कह लीजिए तो वो फैमिली है, और सबसे पहली टीचर जो है वो माँ है। माध्यमिक समाजीकरण में जैसे कि ऊपर हमने बताया कि स्कूल में बच्चों को मानसिक मानदंडों के अनुसार सामाजिक बनाने का जनादेश है। इसमें सामाजिक रूप से इसमें विकास करना बालक का आता है। समाजवादी संकेत देते हैं कि विद्यालय सामाजिक एवं, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, पूर्ण जानने वाले सामाजिक के कार्य को पूरा करता है। समाजवादी संकेत देते हैं, समाजवादी जो लोग होते हैं समाजवादी संकेत देते हैं विद्यालय में हम ऐसी चीज़ों को देखिए, विद्यालय का बालक पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान या फिर कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि देखिए बालक अगर स्कूल जाता है, बालक के जीवन में परिवार और शिक्षक, स्कूल में शिक्षक और घर में परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि उसके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, उसको क्या चीज़ सिखाया जा रहा है। स्कूल में अगर कोई टीचर गलती से गलत कोई शब्द लिखवा दे या बता दे, अगर उसे घर पे गार्जियन उसे बताने की कोशिश करे कि नहीं ये गलत है, तो बालक नहीं मानता है कि ये गलत है, क्योंकि वो कहता है कि नहीं मेरी टीचर ने मुझे बताया है, तो वो गलत नहीं हो सकता है। इसीलिए अच्छा शिक्षक बालक के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए जो हमारे छोटे बच्चों के शिक्षक होते हैं उन्हें, खास करके उन्हें, क्योंकि बालक का अभी विकास का पहला चरण चलता है, पहला चरण वो होता है जहाँ पे वो मानने की कोशिश नहीं करता कि मेरे टीचर गलत भी हो सकते हैं। तो शिक्षक को बहुत ही ध्यानपूर्वक बालक को पढ़ाना चाहिए। समाजीकरण के एजेंट ये रिपीट हुआ है यहाँ पे पेजिंग में, इसको आप लोग क्रॉस कर लेंगे, यहाँ से रिपीट हुआ है, ये पेज रिपीटेड है। यहाँ तक ठीक है। पीयर ग्रुप्स, मित्र मंडली का भी बहुत प्रभाव है। जैसे कि घर पे चाहे जैसा भी रहे, लेकिन अगर उसका फ्रेंड अगर गलत है तो उसके पे बालक का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सहकर्मी समूह मोटे तौर पर समान आय और समान सामाजिक विशेषताओं वाले व्यक्तियों से बने होते हैं। सेम आयु के लोग ही मित्र मंडली के अंतर्गत आते हैं। एक मित्र मंडली में समान आयु के लोग होते हैं। विशेष रूप से पूर्व किशोरा और प्रारंभिक वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण है। एक स्टेज होता है गैंग एज में भी मित्र मंडली बहुत ज़्यादा, मित्र मंडली, जबकि पीयर ग्रुप भी देखिए उसमें गैंग एज में क्या है, बालक कुछ उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, बस इतना आता है कि हाँ जो हम लोग कर रहे हैं, देखिए फैमिली से वो दूर होता जाता है, क्योंकि वो अपने दिमाग का प्रयोग करता है, सोचता है कि हम जो कह रहे हैं वो होना चाहिए, तो वो गैंग एज में गैंग की ओर चल फिरता है। और मित्र मंडली में कोई बड़ा मैच्योर आदमी भी हो सकता है, मैच्योरिटी
हो उसके अंतर्गत वो भी आ सकता है मित्र मंडली में। समाजीकरण सहकर्मी समूह के मूल्यों पर केंद्रित है। मास मीडिया संचार माध्यम। मास मीडिया संचार के उन उपकरणों को संदर्भित करती है जो फिल्म, रेडियो और टेलीविज़न जैसे सूचना भेजने से प्राप्त करने वाले के बीच व्यक्तिगत संपर्क दर्शकों तक पहुंचाते हैं। मास मीडिया जैसे इंटरनेट से फिल्म, रेडियो और टेलीविज़न जैसे सूचना भेजने, इंटरनेट के जरिए टेलीविज़न पे जो सूचना भेजा जाता है, व्यक्तिगत संपर्क दर्शकों तक पहुंचाता है, वो मास मीडिया कहलाता है। एरिक एरिक्सन ने 8 प्रकार के मानव विकास बताया। देखिए, सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया और सबका अलग अलग विकास का चरण है, सबके विकास का प्रकार अलग अलग है, जिसमें से एक एरिक एरिक्सन है मनोवैज्ञानिक। इन्होंने 8 प्रकार बताया। एरिक एरिक्सन थ्योरी, मनोसामाजिक विकास। जिस एरिक एरिक्सन की थ्योरी का क्या नाम है? मनोसामाजिक विकास। एरिक एरिक्सन की थ्योरी किस पर बल देती है? तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो है वो ना संघर्ष पर बल देती है। किस पे बल देती है? संघर्ष पर बल देता है। एरिक्सन का जन्म 1902 में फ्रैंकफर्ट जर्मन के पास हुआ था। ठीक है, एरिक एरिक्सन का जन्म 1902 में फ्रैंकफर्ट जर्मन के पास हुआ था। इन्होंने विकास के चरणों का वर्णन करते हुए फ्राइड के काम को बढ़ाया, जिसमें शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सभी मानव जीवन काल शामिल थे। शैशवावस्था से लेकर जब बालक एकदम छोटा होता है और वृद्धावस्था तक, बुढ़ापा तक के सभी जीवन काल को शामिल किया। इन्होंने विकास के सामाजिक अंतःक्रियाओं के महत्व पर बल दिया। किस पे बल दिया भाई? विकास के अंतःक्रियाओं के ऊपर बल दिया। एरिक एरिक्सन के 8 चरण जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसको सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। कौन कौन से चरण हैं? विश्वास, बालक में विश्वास होना चाहिए। शर्म की अवस्था जो आती है, पहल की, कोई चीज़ आगे करने की। देखिए, विश्वास, उसमें एक समय पे बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। वो एडोलसेंस के एडल्ट जब हो, मतलब कि एडल्ट नहीं हुआ होता है, किशोरावस्था से पूर्व की अवस्था जो होती है उसमें बालक बहुत जल्दी से विश्वास कर लेता है। तो उसमें विश्वास और अविश्वास की जो भावना होती है वो इसके अंतर्गत आती है। शर्म की अवस्था बालक के अंतर्गत आती है, जिसमें से स्वायत्तता होती है, पहल, अपराध, उद्योगहीनता, पहचान या भ्रम। देखिए, पहचान करना, भ्रम होना, पहचानना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। पहचानना, भ्रमित होना और फिर पहचानना। मेल जोल, अकेलापन, उत्पादकता, स्थिरता, अहम, निराशा। ये 8 चरण हैं। पहला चरण जो है वो विश्वास अविश्वास का चरण है। जन्म से 18 महीने तक जो होता है वो विश्वास और अविश्वास का चरण है। बालक जब बहुत छोटा होता है, जैसे जन्म से, तो वो अपनी मम्मी के पास बहुत जल्दी चला जाता है और किसी और के पास जाने के लिए मना करता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं रहता है। शिशु में विश्वास की भावना तब विकसित होती है जब अंतःक्रिया विश्वसनीय देखभाल और स्नेह प्रदान करती है। जैसे कि मम्मी के पास तो वो तुरंत चला जाता है, लेकिन कोई और लेता है तो वो रोने लगता है। लेकिन जो लेना कोई और अगर उसके पास 2 दिन 4 दिन रहे, प्यार से, स्नेह से उसके पास रहे, घूमे खेले, तो वो उस पर विश्वास करने लगता है। फिर इसमें से एक अविश्वास को जन्म देगा। बालक, जैसे कि मैंने बताया कि वो मम्मी के पास जाता है, किसी और के पास नहीं जाता है, तो वो विश्वास भी करता है, नहीं भी करता है। दूसरों पे नहीं करता है, मम्मी पे करता है, तो मम्मी के पास जाता है। कुछ टाइम बाद वो दूसरे पे भी विश्वास करने लगता है जो उसके पास रहता है। दूसरा चरण
इसमें सर्म की अवस्था जो 18 महीने से 3 साल के बीच के बालक के होती है, सर्म की अवस्था कहलाती है। देखिए बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसको लगता है सब उसी को देख रहे हैं, तो वो नंगा नहीं नहाता, फिर कहता नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं करूँगा। छोटे बच्चे जब होते हैं, खास करके 1-1.5 साल के बच्चे, 1 साल के 2 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे, तो वो इस टाइप की शर्म की अवस्था उनके अंतर्गत होती है, उनके अंदर होती है। शिशु शारीरिक कौशल और स्वतंत्रता की भावना पर व्यक्तिगत नियंत्रण की भावना रखता है, वो शर्म करता है सामने वाले से। तृतीय चरण है जो पहले अपराध की चरण, 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु जो होती है वो तृतीय चरण होती है, जो कि पहले अपराध का चरण होता है। गतिविधियों की योजना बनाकर कार्यों को पूरा करके और चुनौतियों का सामना करके बच्चा अपने पर्यावरण पर नियंत्रण और अधिकार जताना शुरू करता है। कोई चीज़ पे नियंत्रण जताना, नियंत्रण अधिकार पाना शुरू करता है, अपना अधिकार जमाना चाहता है। चौथा चरण जो है वो हीनता का उद्योग या हीनता, 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र में ये होती है। इस अवस्था में बच्चे का हम उम्र, चाइल्ड पीयर, हम उम्र मतलब साथ वाले उम्र वाले बच्चे अधिक महत्व प्राप्त करेगा और बच्चे के आत्मसम्मान का एक प्रमुख स्रोत बन जाएगा। बच्चा नई शिक्षा और सामाजिक मांगों का सामना कर रहा है। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें बालक को अपने परिवार से ज़्यादा अपने चाइल्ड पीयर, हम उम्र के बच्चों पे ज़्यादा विश्वास होता है। वो उस चीज़ को, जो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, उसमें जो ग्रुप्स बने होते हैं 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु वाले बच्चे, तो उनको लगता है कि अरे हम ये नहीं, जैसे उनको ये लगता है ना कि सब मुझे देख रहे हैं, अरे हम ये नहीं किए, हम ऐसे नहीं जाएंगे, बाल सही कर ले या फिर कपड़ा ऐसे रहेगा तो लोग क्या कहेंगे। जैसे कि किसी और को कोई काम नहीं है, बस उन्हें चलते हुए रास्ते पे देख रहे हैं। उनके अंदर ये भावना रहती है कि सब उन्हें देख रहे हैं, तो वो अपने परिवार से ज़्यादा अपने चाइल्ड पीयर अपने फ्रेंड्स पे भरोसा करते हैं और ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं, नई नई चीज़ों का। 5वां चरण जो है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में होता है, पहचान या भ्रम की भावना। किशोर यह पता लगाते हैं कि वे व्यक्ति के रूप में कौन है और स्वयं की भावना स्थापित करना चाहते हैं और विभिन्न भूमिकाओं, गतिविधियों और व्यवहारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 6ठा चरण जो है अंतरंगता और अलगाव, 20 साल से 40 वर्ष की आयु में ये होता है। इस चरण के दौरान प्रमुख संघर्ष अन्य लोगों के साथ अंतर्गत प्रेमपूर्ण, सब मतलब इसमें लोग प्यार से मिलजुल के अपने, जैसे ये एक ऐसा स्टेज होता है करियर को लेके आदमी पॉजिटिव रहता है, तो ये बहुत ही तेज़ी से बीतने वाला उम्र होता है, मतलब ये साल बहुत जल्दी बीत जाता है। इसमें आदमी संघर्ष करता है तो पता नहीं चलता है। 7वां चरण जो है 40 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र में होता है। इस चरण में लोगों को उन चीज़ों को बनाने या पोषित करने की आवश्यकता का अनुभव होता है। जैसे ठहराव वाला उम्र है ये, जैसे कि कोई, देखिए यहाँ पे मैंने बताया अभी 20 वर्ष से 40 वर्ष की आयु में आदमी करियर को लेके परेशान रहता है, संघर्ष करता है, और उसी के बाद करियर, शादी या फैमिली, उसके बाद एक टाइम ऐसा होता है स्टॉप, हर एक चीज़ स्टॉप, तो वो हर एक चीज़ ठहर जाता है, एक समय पे वो ठहराव की अवस्था होती है। 8वां चरण जो होता है अहम, वफादारी या निराशा, 65 वर्ष से आगे की वाली आयु होती है। इस चरण में किसी के जीवन को प्रतिबिंबित करना और या तो अपने जीवन में संतुष्ट और खुश महसूस करे या अफसोस की गहरी भावना महसूस करना शामिल है। जैसे कि 65 वर्ष के बाद जो आयु होती है, या तो वो अपने जीवन में बहुत खुश है, अपने परिवार वालों से, चाहे प्रत्येक चीज़ों से वो बहुत खुश है, या तो वो इतना या तो वो इतना निराश है
कि वो जो काम किया है उसका अफसोस कर रहा है, गहरी भावना से अफसोस कर रहा है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो, और टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।